Hello everyone, welcome to the next video of my series on data mining. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था यूजिंग एन एग्जांपल। आज की इस वीडियो में हम एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम के सेकंड पार्ट को डिटेल में कवर करने जा रहे हैं। एफपी ग्रोथ का अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ें तो उसमें भी ऑथर्स ने दो एल्गोरिदम्स प्रपोज किए हैं। जो फर्स्ट एल्गोरिदम है वो है एफपी ट्री कंस्ट्रक्शन का एल्गोरिदम, जिसमें हम एफपी ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सेकंड एल्गोरिदम में हम लोग उस एफपी ट्री से आगे जो फ्रीक्वेंट पैटर्न्स हैं उनको जनरेट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि एफपी ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो एफपी ट्री की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हमने वो लास्ट वीडियो में वो सारे कवर कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इस लेक्चर का पार्ट 1 देख लें, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये एफपी ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो ये जो आपके सामने मैंने ये एफपी ट्री बनाया है, ये एग्जैक्ट सेम वही एफपी ट्री है जो लास्ट वीडियो में आया था। तो हम इसी एफपी ट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड इसी एफपी ट्री से, इसी एग्जांपल से हम आगे जो फ्रीक्वेंट पैटर्न्स हैं उनको जनरेट करेंगे। नॉर्मली मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बताया था, यूनिवर्सिटीज़ में एफपी ट्री की कंस्ट्रक्शन तक ही एफपी ग्रोथ का एल्गोरिदम करवाया जाता है, उससे आगे नहीं पढ़ाया जाता। तो एक्चुअल में इस एल्गोरिदम के दो पार्ट्स हैं। जो एक्चुअल जो एफपी ग्रोथ का एल्गोरिदम है वो यहाँ से शुरू होता है, जो हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल एंड थोड़ा सा ये ट्रिकी एल्गोरिदम है। तो मैं कोशिश करूँगा मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर के चलूँ एंड मैं थोड़ा सा बार बार चीज़ों को मैं रिवाइज करवाता रहूँगा इसमें, क्योंकि टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ बहुत सारी हैं, तो मैं उनको भी बार बार कोशिश करूँगा कि मैं रिवाइज करवाता रहूँ थ्रू आउट द वीडियो। चले आए शुरू करते हैं एफ पी ट्री एल्गोरिदम का पार्ट 2। अच्छा, एफ पी ग्रोथ एल्गोरिदम में एक चीज़ होती है हेडर टेबल। देखिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल को कहते हैं हेडर टेबल। हेडर टेबल का जो कॉलम 1 है, उस कॉलम 1 में हमने अपने आइटम्स, हमारे आइटम्स लिखे हुए होते हैं। आपको अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हमारे पास जो आइटम्स, नंबर ऑफ़ आइटम्स थे वो 5 थे, और ए जो था उसकी सपोर्ट सबसे ज़्यादा थी, बी की सपोर्ट उससे कम थी, सी की सपोर्ट उससे कम थी, सबसे कम सपोर्ट ई की थी। तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सपोर्ट काउंट्स, हमने ये आइटम्स यहाँ पर कॉलम 1 में लिखे हैं। देन हमारे पास हेडर टेबल का कॉलम 2 होता है, उसमें हम लोगों ने हम लोग पॉइंटर्स मेंटेन करते हैं। हेडर टेबल के कॉलम 2 में यहाँ पर हमने हेड्स को रखा हुआ है। ये हेड्स पॉइंट कर रहे हैं, ये असल में पॉइंटर्स हैं, ये पॉइंट कर रहे हैं इस एफ पी ट्री में इन आइटम्स के अगेंस्ट जो पाथ्स हैं उनके स्टार्टिंग नोड्स को। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था, मैंने आपको बताया था कि ये जो डॉटेड लाइंस होती हैं एफपी ट्री में, ये क्या होती हैं। हमने देखा था कि इनको पॉइंटर्स कहते हैं, ये पॉइंटर्स होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम पॉइंटर्स क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। पॉइंटर्स एफपी ट्री में इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि उन तमाम नोड्स को हम आपस में कनेक्ट करवा सकें जो सेम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें, डी का नोड डी डी के साथ कनेक्टेड है, ये डी डी के साथ कनेक्टेड है। तो ये तीनों नोड्स जो हैं ये एक ही एलिमेंट को, एक ही आइटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि इन दिस केस डी है। तो सेम मतलब उन तमाम नोड्स को कनेक्ट करवाने के लिए जो सेम एलिमेंट को, सेम आइटम को रिप्रेजेंट करते हैं, हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। अगर हम प्रोग्रामेटिकली देखें तो ये जो एफ पी ट्री है, ये अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हम इसको लिंक्ड लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। लिंक्ड लिस्ट, तो ये सारा जो एफ पी ट्री है ये प्रोग्रामेटिकली लिंक्ड लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। लिंक्ड लिस्ट आपने डेटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में काफ़ी डिटेल में ये पढ़ी होंगी। आपको पता है कि लिंक्ड लिस्ट में इस तरह से हेड एंड टेल्स होती हैं। तो ये जो स्टार्टिंग नोड्स हैं, इन स्टार्टिंग नोड्स के हेड्स को हम यहाँ पर हेडर टेबल में मेंटेन कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ थी हेडर टेबल, हमने उसको देख लिया कि वो क्या होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है एफ पी ग्रोथ एल्गोरिदम के पार्ट 2 में, वो है नोड लिंक प्रॉपर्टी। नोड लिंक प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर एनी फ्रीक्वेंट आइटम ए आई, all the possible frequent patterns that contain AI can be obtained by following AI's node links starting from AI's head in FP tree header.
नोड लिंक प्रॉपर्टी आसान अल्फाज में ये कह रही है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने ई के फ्रीक्वेंट पैटर्न्स को माइन करना है, अगर हमने ई के अगेंस्ट फ्रीक्वेंट पैटर्न्स जनरेट करने हैं, तो हम हेडर टेबल में से जो ई का स्टार्टिंग नोड है उसके एड्रेस से हम शुरू करेंगे। एफपी ट्री के जितने भी पाथ्स जिनके अंदर ई अपीयर हो रहा है, हम उन पाथ्स को फॉलो करते हुए, उन पाथ्स को ट्रिवर्स करते हुए हम ई के जितने भी फ्रीक्वेंट पैटर्न्स हैं उनको हम जनरेट कर सकते हैं। ये है नोड लिंक प्रॉपर्टी। अगेन फॉर एग्जांपल अगर हमने ए के अगेंस्ट ए के फ्रीक्वेंट पैटर्न्स को हमने जनरेट करना है, तो हम ए के फ्रीक्वेंट पैटर्न्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं? हेडर टेबल में ये देखें, यहाँ स्टार्टिंग नोड का यहाँ पर हमने एड्रेस लिखा हुआ होता है, तो उस एड्रेस को फॉलो करके हम एफपी ट्री में आएंगे। एफपी ट्री में वो तमाम पाथ्स जिनके अंदर ए अपीयर हो रहा है, उन पाथ्स को ट्रिवर्स करते हुए हम ए के जो फ्रीक्वेंट पैटर्न्स हैं वो जनरेट कर सकते हैं। ये हमारे पास है नोड लिंक प्रॉपर्टी। अच्छा, ये एल्गो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा ये लेंथी है, तो हम आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ई के जो फ्रीक्वेंट पैटर्न्स हैं वो जनरेट करके दिखाऊंगा। बाकी जितने भी आइटम्स हैं उनके फ्रीक्वेंट पैटर्न्स जनरेट करने का जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली सेम है। तो अगर आपको आज की वीडियो सही से समझ आ जाती है और अगर आप ई के फ्रीक्वेंट पैटर्न्स जनरेट कर लेते हैं, तो फिर आप बाकियों के भी खुद कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो फ्रीक्वेंट पैटर्न्स जनरेट हो रहे होते हैं वो बॉटम अप अप्रोच में हो रहे होते हैं। अभी देखिए हमारे पास ये जो आइटम्स लिखे हुए हैं ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सपोर्ट काउंट्स में हमने इनको लिखा हुआ है। तो हम जब माइनिंग करेंगे फ्रीक्वेंट पैटर्न्स की, तो वो बॉटम अप अप्रोच में होगी। क्या मतलब? हम सबसे पहले ई के अगेंस्ट सारे पैटर्न्स जनरेट करेंगे, फिर हम डी के पैटर्न्स जनरेट करेंगे, फिर हम सी के सारे पैटर्न्स माइन करेंगे, एंड देन हम चलते चलते ऊपर हम जाएंगे बी पे, फिर दोबारा ए पे। अच्छा, अब हम चलते हैं ई के जो फ्रीक्वेंट पैटर्न्स हैं हम वो जनरेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस नोड लिंक प्रॉपर्टी, ई के पैटर्न्स कैसे जनरेट होंगे? ई के पैटर्न्स अगर हमने माइन करने हैं, तो हमने इस एफपी ट्री में से उन तमाम पाथ्स को ट्रिवर्स करना है, या उन तमाम पाथ्स को हम फाइंड करेंगे जिनमें ई आ रहा है। अब देखें, ये आपके सामने एफपी ट्री बना हुआ है। सबसे पहले आपने देखना है कि ई कहाँ कहाँ आ रहा है। ई ये आ रहा है, फिर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है ई, एंड देन हमारे पास ई आ रहा है ये वाला। 3 पाथ्स के अंदर हमारे पास ई अपीयर हो रहा है। अब हमने उन पाथ्स को लिख, अच्छा मैं थोड़ा सा ये जो पाथ्स हैं ई के, मैं उनको प्रोमिनेंट कर देता हूँ। सबसे पहला ये है, यहाँ से एक पाथ ये है, दूसरा पाथ है हमारे पास ये वाला। मैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर रहा हूँ कि आपको ई वाले पाथ्स आसानी से नजर आ जाएं। ये 3 पाथ्स हैं। अच्छा, अब हम इन पाथ्स को लिख लेते हैं। पहला पाथ हमारे पास कौन सा आया है? A8, ये देखें A8। देन हमारे पास है C1, फिर हमारे पास आ रहा है D1, एंड देन हमारे पास है E1। ये पहला पाथ है। दूसरा पाथ जो हमारे पास आया है, अब देखें दूसरा पाथ कौन सा जिसमें ई अपीयर हो रहा है? A8 D1 E1। हम यहाँ पर लिख लेंगे A8 D1 एंड देन E1। सिमिलरली थर्ड पाथ हमारे पास जिसमें ई अपीयर हो रहा है वो कौन सा है? B2 C2 एंड देन E1। थर्ड पाथ B2 C2 और फिर है हमारे पास E1। इट्स नॉट C, इट्स E1। तो ये हमने पाथ्स लिख लिए हैं जिन पाथ्स के अंदर ई अपीयर हो रहा है, क्योंकि हम ई के अगेंस्ट पैटर्न फाइंड कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि हम ई के अगेंस्ट क्यों कर रहे हैं? कि हम इस वजह से कि हम बॉटम अप अप्रोच में पैटर्न्स को माइन करते हैं। तो सबसे पहले ई है, नीचे से जब हम चलेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ई आ रहा है। तो ई के हमने ये सारे पाथ्स लिख लिए हैं जिनमें हमारे पास ई अपीयर हो रहा है। ये एफपी ट्री, ये कहाँ से आए हैं ये पाथ्स? ये और कहीं से नहीं आए, ये इसी एफपी ट्री से आए हैं जो हमने लास्ट वीडियो में जिसको हमने कंस्ट्रक्ट किया है। अच्छा, अब यहाँ से देखें, ए हमारे पास आ रहा है 8 टाइम्स, ए अपीयर हो रहा है 8 टाइम्स, ए की सपोर्ट है 8, सी की सपोर्ट है हमारे पास 1,
एंड देन डी की सपोर्ट है हमारे पास 1, और फिर हमारे पास ई की सपोर्ट है 1। अब देखें ई जो है वो ए सी एंड डी, इन तीनों के साथ ई कितनी दफ़ा अपीयर हो रहा है? ई एक दफ़ा, क्योंकि ई की तो सपोर्ट 1 है। इवन दो के 8 जो ए है ये इंडिविजुअली ये 8 दफ़ा आ रहा है, ए की अपनी सपोर्ट 8 है, लेकिन ई के साथ तो ये एक दफ़ा आ रहा है। ए सी डी ई ये चारों इकट्ठे ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं ये कितनी दफ़ा आ रहे हैं? एक दफ़ा आ रहे हैं। कैसे पता चला? ये देखें ई तो एक है, ई की सपोर्ट तो एक है, इवन दो ए की जो इंडिविजुअल सपोर्ट है वो 8 है, ए जो है वो 8 दफ़ा अपीयर हो रहा है, लेकिन ए सी डी ई ये चारों इकट्ठे कितनी दफ़ा अपीयर हो रहे हैं? ये एक दफ़ा अपीयर हो रहे हैं। तो इन चारों की जो इकट्ठी काउंट है, यहाँ लिख लेते हैं काउंट, इन चारों की इकट्ठी जो सपोर्ट काउंट है 1 है। सिमिलरली देखें हमारे पास यहाँ ए 8 है, डी 1 है, ई 1 है। ए की इंडिविजुअल जो सपोर्ट है इवन दो कि वो 8 है, लेकिन डी की तो 1 है और ई की भी 1 है। तो इसको यूं देखें, ई जो है हमारे पास वो ए एंड डी इन दोनों के साथ कितनी दफ़ा अपीयर हुआ है? एक दफ़ा। कैसे पता चला? ई तो हमारे पास एक ही है। तो ए डी ई ये तीनों आइटम्स इकट्ठे कितनी दफ़ा हमारे पास डाटा सेट में अपीयर हो रहे हैं? एक दफ़ा। सिमिलरली बी सी ई ये तीनों आइटम्स हमारे पास कितनी दफ़ा ट्रांजैक्शन में अपीयर हो रहे हैं, किसी न किसी ट्रांजैक्शन में या डेटाबेस में अपीयर हो रहे हैं? कितनी दफ़ा हो रहे हैं? एक दफ़ा। अगेन ई का देखें, यहाँ ई का प्रीफिक्स पाथ क्या है? ए सी डी। यहाँ पर ई का प्रीफिक्स पाथ क्या है? ए एंड डी। थर्ड वाले में देखें ई का प्रीफिक्स पाथ क्या है? हमारे पास बी एंड सी। तो हमने देखना है कि कौन, मतलब अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन से आइटम्स ई के साथ अपीयर हो रहे हैं, तो उस ये देखने के लिए हमने ई के प्रीफिक्स पाथ को देखना होता है। तो ए का मतलब पहले वाली उसमें क्या पाथ है? ए 8 सी 1 डी 1। दूसरा पाथ हमारे पास ए 8 डी 1 ई 1। थर्ड पाथ हमारे पास है बी 2 सी 2 एंड देन ई 1। ये जो हमारे पास आए हैं, अब ये वाले जो पाथ्स हैं, इन पाथ्स को हम कहते हैं प्रीफिक्स पाथ्स। इन पाथ्स को हम कहते हैं प्रीफिक्स पाथ्स। अच्छा, इनका एक और नाम है, इनका एक और नाम भी है, इनको हम कहते हैं कंडीशनल पैटर्न बेस। कंडीशनल पैटर्न बेस। मैंने आपसे कहा था कि मैं जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं मैं आपको वो भी साथ साथ सिखाता रहूँगा। तो इन पाथ्स को हम कहते हैं प्रीफिक्स पाथ्स, और दूसरा इनका जो नाम है वो है कंडीशनल पैटर्न बेस। अब चूँकि मेरे पास स्पेस कम है यहाँ बोर्ड पे, तो मैं इन्हीं को यहीं से ना, इसको मैं प्रीफिक्स पाथ्स बना रहा हूँ। ये तो ये है हमारे पास कंडीशनल पैटर्न बेस। अब अगले स्टेप में ये एल्गो क्या करेगा? अगले स्टेप के अंदर ये एल्गो अगेन इन कंडीशनल पाथ्स के अगेंस्ट एक एफपी ट्री बनाएगा। एफपी ट्री, ये जो अब न्यू एफपी ट्री बनेगा, इस एफपी ट्री को हम कहते हैं कंडीशनल ट्री। कंडीशनल ट्री। अच्छा, ये कंडीशनल ट्री बनाने से पहले यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों को वो समझाना चाहूँगा। देखें, ए जो है हमारे पास ये देखें, यूँ देख लें, ए सी डी ई, इवन दो कि ए जो है इसकी सपोर्ट हमारे पास 8 है, लेकिन ई के साथ तो ये एक ही दफ़ा है। ए सी डी ई ये चारों इकट्ठे कितनी दफ़ा आए हैं? एक दफ़ा। इनकी तो देखिए हमने काउंट कितनी लिखी है, इनका तो काउंट, इन सब की इकट्ठी काउंट तो एक है। इंडिविजुअली तो ये 8 दफ़ा करूँ है, लेकिन ई के साथ कितनी दफ़ा आया है? एक दफ़ा। तो अब हम इसकी ये वाली सपोर्ट काउंट नहीं लेंगे। एफपी ट्री बनाते हुए अब हम ए की जो सपोर्ट है वो हम 8 नहीं लेंगे, हम इसकी सपोर्ट लेंगे 1। हम इसकी सपोर्ट 1 क्यों लेंगे? अगेन ई के साथ तो ये एक ही दफ़ा है, तो अब हम इसकी न्यू जो सपोर्ट है हम वो कंसिडर करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, ये समझने वाला है। अच्छा, अब हम एफ पी इसका जो कंडीशनल ट्री है हम वो बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी एफ पी ट्री बनता है वो नल से स्टार्ट होता है, नल एंड देन ए 1 क्यों लिया है? 8 क्यों नहीं लिया? मैंने अभी एक्सप्लेन किया है
कि ई के साथ तो ये एक दफ़ा आ रहा है, इसलिए हमने इसको 1 दिया है। उसके बाद हम करेंगे सी। अच्छा, कंडीशनल ट्री बनाते हुए प्रीफिक्स पाथ्स में से, ये प्रीफिक्स पाथ्स हैं, इनको हम कहते हैं प्रीफिक्स पाथ्स। कंडीशनल ट्री बनाते हुए ऐसा भी हो सकता है कि जो आइटम यहाँ पर फ्रीक्वेंट हो, यहाँ आके इस ट्री के अंदर आके वो इनफ्रीक्वेंट भी बन सकता है, क्योंकि आपने देखा है कि हम सपोर्ट काउंट्स चेंज करते हैं। ए की सपोर्ट हमने 1 कर दी है, इवन तो यहाँ पर 8 थी, लेकिन ई के साथ तो ये एक दफ़ा है, इसलिए हमने यहाँ इसकी सपोर्ट को चेंज किया है। तो जब हम सपोर्ट्स चेंज करते हैं कंडीशनल ट्री में जाके, तो हो सकता है, ऐसा होता है, आप देखेंगे कि अभी आगे जाके ऐसा होगा कि जो आइटम पहले फ्रीक्वेंट था वो बाद में इनफ्रीक्वेंट हो जाता है। तो इस स्टेप को आपने बड़ा ध्यान से देखना है। ये नहीं है कि जो प्रीफिक्स पाथ्स में जिस तरह की सपोर्ट्स लिखी हुई है उन्हीं सपोर्ट्स के साथ आप आगे जाके ना एफपी ट्री बना दें, वो फिर आपका आगे से सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और जो जनरेट होंगे पैटर्न्स वो ठीक जनरेट नहीं होंगे। अच्छा, फिर हमने ये डी कर लिया। अब हमने सी की सपोर्ट को नहीं छेड़ा, सी एक ही दफ़ा आ रहा था ई के साथ, उसकी ऑलरेडी सपोर्ट 1 थी तो हमने उसी 1 ही ली है। डी भी ऑलरेडी इसकी 1 सपोर्ट थी तो हमने 1 ही ली है। पहला जो पाथ है हमने कर लिया। अब दूसरे पाथ को देखें। अगेन हमने इसको 1 कंसिडर करना है, 8 नहीं देखेंगे, 1 देखेंगे। जब हम इसको 1 देखेंगे तो नल से शुरू करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे ए को। अब ये पहले जो 1 था अब हम इसको 2 कर देंगे, ये 2 हो गया। उसके बाद डी 1, यहाँ से D1, ये वाला भी हो गया। अब हम थर्ड वाले को देखेंगे। नल से हम आएंगे बी पे, नल से देखें ए ऐसे कर, नल से हम आए बी पे। अगेन इवन दो यहाँ पे बी की जो सपोर्ट है वो 2 है, लेकिन ई के साथ तो वो एक दफ़ा है। यहाँ देखें ऐसे था ना, ई तो एक दफ़ा था, बी जो है ई के साथ तो एक दफ़ा आ रहा है, तो हम इसकी ये वाली सपोर्ट नहीं कंसिडर करेंगे। यहाँ हम इसको 2 नहीं करेंगे, हम इसको 1 करेंगे, क्योंकि एक ई के साथ तो ये एक दफ़ा है, तो बी 1 है। सेम गोज फॉर सी, सी भी हमारे पास 1 है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास अब ट्री बन करके आया है, इस ट्री को हम कहते हैं कंडीशनल ट्री। मैं यहाँ तक चीज़ें फिर से मैं थोड़ी सी रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि हेडर टेबल क्या होता है। हेडर टेबल के बाद हमने देखा कि नोड लिंक प्रॉपर्टी क्या होती है। नोड लिंक प्रॉपर्टी के बाद हमने ये कहा कि हम ई के अगेंस्ट जो हमने पैटर्न्स है वो माइन करने हैं। ई के पैटर्न्स माइन करने के लिए अकॉर्डिंग टू दिस नोड लिंक प्रॉपर्टी हमने वो सारे पाथ्स जिनके अंदर ई अपीयर हो रहा है, हमने उन पाथ्स को ट्रिवर्स करना है। हमने सबसे पहले इस एफपी ट्री में से, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कैसे बना है, इस एफपी ट्री में से हमने ई के वो सारे पाथ्स जिनके अंदर ई अपीयर हो रहा है, हमने वो सारे पाथ्स लिखे। उन पाथ्स से आगे फिर हमने प्रीफिक्स पाथ्स को जनरेट किया। प्रीफिक्स पाथ्स को मैंने आपको बताया कि हम इनका एक और नाम है, प्रीफिक्स पाथ्स को हम कहते हैं कंडीशनल पैटर्न बेस। फिर कंडीशनल पैटर्न बेस से हमने आगे एफपी ट्री बनाया। इस एफपी ट्री जो हमने प्रीफिक्स पाथ से जो हम आगे बनाते हैं, ये जो आपके सामने ये मैंने बनाया है, इसको कहते हैं कंडीशनल ट्री। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे, यहाँ से आगे जो ये एल्गो है ये प्रोसीड करेगा। अच्छा, स्पेस नहीं है तो मैं इस सब को मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अब हमें इस वाले ट्री की ज़रूरत है। अब हम जो सारा आगे जो प्रोसेस होगा वो इस ट्री को देखते हुए होगा। मैं ये चीज़ें सारी रिमूव कर देता हूँ। ये है हमारे पास कंडीशनल ट्री। अच्छा, यहाँ से कुछ चीज़ें मैं अगेन आपको समझाऊंगा। देखें, हमारे पास आइटम्स क्या थे, ऐसे ऐसे थे आइटम्स। ए की सपोर्ट सबसे बड़ी थी, उससे छोटी बी की सपोर्ट थी, उससे छोटी हमारे पास सी की सपोर्ट थी, सी से छोटी हमारे पास डी की सपोर्ट थी, एंड लास्ट हमारे पास सबसे थोड़ी जो कम सपोर्ट थी वो ई की थी। मैंने आपसे कहा कि जो एफपी ग्रोथ का पार्ट 2 है पैटर्न्स बाइंड करने के लिए, वो चलेगा बॉटम अप, नीचे से ऊपर। तो ई सबसे पहले वो ई के अगेंस्ट जितने भी पैटर्न्स हैं वो माइन करेगा। अभी हम जो सारा प्रोसेस कर रहे हैं वो ई के लिए किया है। ये सारे प्रीफिक्स पास, ये कंडीशनल ट्री, ये जो कंडीशनल ट्री आपके सामने बना हुआ है ये ई के अगेंस्ट है, ये ई का कंडीशनल ट्री है। एल्गो क्या करता है, सबसे पहले वो ई को देखेगा कि क्या ई खुद ई क्या फ्रीक्वेंट पैटर्न है। अगर तो वो फ्रीक्वेंट पैटर्न हुआ तो वो वाला पैटर्न एल्गो एक्सट्रैक्ट कर लेगा और एक टेबल बना हुआ होता है, उस टेबल में वो जाके स्टोर कर देते हैं। लेट्स से हम यहाँ पर वो टेबल भी साथ अपना बना लेते हैं। इस तरह का जो है ना हमारे पास टेबल एक होता है। हम चूंकि ई के अगेंस्ट पैटर्न्स माइंड कर रहे हैं तो ई और ये हमारे पास फ्रीक्वेंट पैटर्न जो हम साथ साथ माइंड करते जाएंगे यहाँ डालते जाएंगे।
एल्गो क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा कि क्या ई फ्रीक्वेंट आइटम सेट है। अगर तो ई फ्रीक्वेंट आइटम हुआ तो वो उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ आके लिख देगा। वंस ये कंफर्म हो गया कि ई फ्रीक्वेंट पैटर्न है, अब एल्गो क्या करेगा, ई के आगे सब सीक्वेंसेस को देखेगा। ई के सब सीक्वेंसेस क्या बनते हैं, ए ई, ये ए का ई के साथ देखें, बी को ई के साथ देखें, फिर सी का ई के साथ, एंड देन डी का ई के साथ। ये सारे जो है ना, ये ई के सब सीक्वेंसेस हैं। ए ई, फिर देखेगा बी ई, बी ई के बाद देखेगा सी ई, सी ई के बाद देखेगा डी ई। सबसे पहले ई को चेक करेगा, ई फ्रीक्वेंट पैटर्न हुआ, उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ लिख देगा। उसके बाद ई के जो सब सीक्वेंसेस हैं वो उनको बारी बारी देखेगा। ए ई को देखेगा, फिर बी ई को देखेगा, फिर सी ई की तरफ जाएगा, फिर डी ई की तरफ जाएगा। तो ये जो एफ पी ग्रोथ का जो पार्ट 2 एल्गोरिथम है जो हम इस वाली वीडियो में देख रहे हैं, ये काम करता है डिवाइड एंड कंकर अप्रोच पर। आपने डीएसए में डिवाइड एंड कंकर या डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स के कोर्स में डिवाइड एंड कंकर को पढ़ा होगा। डिवाइड एंड कंकर में क्या होता है, एक बिग प्रॉब्लम होती है और उसको छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर बारी बारी सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाता है और अल्टीमेटली जो बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारे पास सॉल्व होकर आती है। तो ये भी डिवाइड एंड कंकर अप्रोच के ऊपर ये एल्गोरिथम काम करता है। सबसे पहले ई को देखेगा, ई जब कंफर्म हो जाएगा कि ये फ्रीक्वेंट पैटर्न है तो फिर ई के अगेंस्ट जितने भी सब सीक्वेंसेस हैं उनको देखेगा, मतलब इनकी माइनिंग करेगा। जब ये सारा हो जाएगा फिर वो डी की तरफ जाएगा। बॉटम अप अप्रोच में चल रहा है, डी पे जाएगा, डी को देखेगा कि क्या वो फ्रीक्वेंट पैटर्न है, अगर तो वो हुआ तो उसको उठा के यहाँ लिखेगा। फिर डी के अगेंस्ट जितने भी सब सीक्वेंसेस हैं या आसान अल्फाज में सब प्रॉब्लम्स हैं उनको वो माइन करेगा। इस तरीके से वो चलता चलता ए की तरफ जाएगा। तो ये जो सब सीक्वेंसेस हैं मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए ई, बी ई, सी ई और फिर है हमारे पास डी ई। ये थोड़ा सा मैंने आपको इस वजह से ये समझाया है कि बिग पिक्चर में आपको दूं कि ये एल्गो काम कैसे कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे ये कंडीशनल ट्री जो हमारा बना है ना ई का, यहाँ से अब चीज़ें हम ई के लिए, ये जो सारा काम है ना सब सीक्वेंसेस वाला ई के अगेंस्ट, अब ये सारा प्रोसेस चलेगा ई का। अच्छा अब देखें ये जो प्रीफिक्स पाथ्स थे, ये प्रीफिक्स पाथ्स किसके हैं, ई के हैं। इनका सफिक्स, हर पाथ का जो सफिक्स है ना आगे ई आ रहा है वो हमने रिमूव किया हुआ है, लेकिन अंडरस्टूड है कि ई है। अब ई की सपोर्ट या इसी ट्री को देख लें, इसके नीचे ई है हमने लेकिन उसको रिमूव, चले मैं आपके साथ, मैं आपकी आसानी के लिए मैं वो बना देता हूँ, ई मैं साथ लिख देता हूँ। सबसे पहले अच्छा यहाँ से आगे ई का जो कंडीशनल ट्री है ना, ई का जो कंडीशनल ट्री बनकर आया है, ई के अगेंस्ट जितने भी सब प्रॉब्लम्स हैं ए ई, बी ई, सी ई, डी ई, वो सारे सब प्रॉब्लम सॉल्व होंगे इस कंडीशनल ट्री को देखते हुए। ई के कंडीशनल ट्री को देखते हुए ये सारी चीज़ें, ये सारे सब प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो हमने इस ट्री को देखते जाना है और ये सारे जो सब सीक्वेंसेस हैं हमने उनको वन बाय वन देखना है। अब सबसे पहले देखें, यहाँ हमारे पास ई की सपोर्ट हमने काउंट फाइंड, ई का जो हमने सपोर्ट काउंट है वो फाइंड करना है। ई अच्छा मिनिमम सपोर्ट जो है, थ्रेशोल्ड जो हमारे पास है, मिनिमम सपोर्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारे पास 2 है। हमने ये एज्यूम किया, लेट्स एज्यूम कि हमारे पास जो मिनिमम सपोर्ट है, अगर आपको याद हो जो जिस तरह से हमने अप्रोरी में किया था कि एक थ्रेशोल्ड होता है, मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड जो है हमारे पास, लेट्स एज्यूम वो हमारे पास 2 है। सबसे पहले हमने ई को देखना है, मैंने भी आपको बताया कि सबसे पहले ई देखा जाएगा। ई की देखें, यहाँ 1 है, 1, ये वाला 1 2 हो गया और ये वाला 1 3 हो गया। सपोर्ट ऑफ ई हमारे पास है 3 जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। क्या मतलब, हमारे मिनिमम थ्रेशोल्ड को ये मीट कर रहा है। इसका मतलब है कि ई हमारे पास, इसका क्या मतलब है, ई हमारे पास फ्रीक्वेंट आइटम सेट है। तो सबसे पहले एल्गो क्या करेगा, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, एक्सट्रैक्ट करके वो इस टेबल में आके लिख देगा कि ई जो है ये हमारे पास फ्रीक्वेंट आइटम है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। अब आगे चलते हैं। अच्छा मैंने आपकी आसानी के लिए बनाया था, वैसे ये बना हुआ होता नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड होता है, क्योंकि ये हम प्रीफिक्स पास को देख रहे हैं। अब ई अंडरस्टूड हो गया, ई पता चल गया कि ये फ्रीक्वेंट आइटम है। अब हमने एल्गो क्या करेगा, अब एल्गो क्या करेगा, वो इन सब सीक्वेंसेस को देखेगा, वो ए ई को देखेगा, बी ई को देखेगा, 1 बाय 1 उस पर जाएगा। अच्छा अब एक और चीज़ देखें, अगर आप इस ट्री को देखें, इस कंडीशनल ट्री को देखें, तो हमारे पास ये आपको नजर आ रहा है बी नजर आ रहा है। अब देखें बी
और कहीं है इस ट्री में, कहीं नहीं है, एक ही जगह पे है। और इसकी सपोर्ट क्या है, 1 1। यूं कह लें सपोर्ट ऑफ बी जो है हमारे पास इक्वल्स टू 1 है, विच इज लेस देन 2, जो कि हमारे पास मिनिमम सपोर्ट है, जो हमारा थ्रेशोल्ड है। इसका मतलब है कि ये हमारे थ्रेशोल्ड पर पूरा नहीं उतर रहा, हमारे थ्रेशोल्ड को मीट नहीं कर रहा। इसका ये मतलब हुआ कि बी हमारे पास इनफ्रीक्वेंट है, बी इनफ्रीक्वेंट है, तो हम बी को रिमूव कर देंगे। अब देखें लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो बी हमारे पास फ्रीक्वेंट था, अब यहाँ पर आकर के देखें बी हमारे पास इनफ्रीक्वेंट हो गया। तो यही चीज मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कही थी कि जब हम प्रीफिक्स पाथ से आगे कंडीशनल ट्री बनाते हैं तो ऐसा होता है कि जो पहले फ्रीक्वेंट आइटम था वो बाद में इनफ्रीक्वेंट हो जाता है। अभी देखें बी पहले फ्रीक्वेंट था, यहाँ आके ये इनफ्रीक्वेंट हो गया। तो जब बी इनफ्रीक्वेंट है तो इसका मतलब कि बी इनफ्रीक्वेंट है, तो इसका ये मतलब है कि बी ई भी इनफ्रीक्वेंट है। ये कैसे पता चला? मेरी अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी हो, अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो लेक्चर्स पहले देख लें। एप्रोरी पर मैंने 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, उसके बाद मैंने एफपी ग्रोथ का जो पार्ट 1 है मैंने उस पर भी लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं तो आप जा करके वो वीडियो लेक्चर्स पहले देख लें। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एप्रोरी प्रिंसिपल के बारे में बताया था कि एप्रोरी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर एक आइटम सेट लेट से कोई सुपर सेट है, या जो आसान अल्फाज में यूं कह लेंगे अगर एक आइटम सेट फ्रीक्वेंट है तो पक्की बात है कि उसके जितने भी सब सेट्स हैं वो सारे के सारे सब सेट्स भी फ्रीक्वेंट होंगे। अगर एक आइटम सेट फ्रीक्वेंट है या अगर एक सुपर सेट फ्रीक्वेंट है, सुपर सेट ऑफ आइटम्स कह दें, अगर एक सुपर सेट ऑफ आइटम्स फ्रीक्वेंट है तो पक्की बात है कि उसके जितने भी सब सेट्स हैं वो सारे के सारे फ्रीक्वेंट होंगे। सिमिलरली अगर एक आइटम सेट सुपर सेट ऑफ आइटम्स अगर वो इनफ्रीक्वेंट है तो उसके जो आगे से आगे जितने भी सब सेट्स हैं पक्की बात है कि वो सब सेट्स भी इनफ्रीक्वेंट होंगे। तो बी अगर इनफ्रीक्वेंट है, यहाँ से देखा कि बी की सपोर्ट मिनिमम थ्रेशोल्ड को पूरा नहीं कर रही, बी अगर इनफ्रीक्वेंट है तो इसका मतलब बी भी इनफ्रीक्वेंट हो गया। कैसे पता चल रहा है? अगेन अकॉर्डिंग टू द एप्रोरी प्रिंसिपल। ये एप्रोरी प्रिंसिपल की वजह से एप्रोरी प्रिंसिपल ने हमें ये बताया कि अगर बी इनफ्रीक्वेंट है तो बी भी इनफ्रीक्वेंट है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद भी हमें ये चीज पता चल जाएगी, लेकिन हम इसको सॉल्व करते नहीं है। अच्छा, अब ये देखें बी ही हमारे पास इनफ्रीक्वेंट हो गया तो हमने इसको यहाँ से एल्गो क्या करेगा, इसको निकाल देगा। अब हमने कौन से सब सीक्वेंसेस को देखना है, ए ई सी ई एंड डी ई। यहाँ से बी को हम रिमूव कर देंगे। अच्छा, बी ई के निकलने के बाद अब क्या कर एल्गो अब क्या करेगा, देखें आप हमारे पास यहाँ डी आ रहा है लीफ नोड्स पे। तो अब हम एल्गो जो है वो डी ई के अगेंस्ट पैटर्न्स को माइन करेगा। अब हम एल्गो अब सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहा है, या यूं कह लें कि एल्गो अब सब सीक्वेंसेस को सॉल्व करने जा रहा है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, डीई के लिए हमने सबसे पहले डीई के प्रीफिक्स पाथ्स बनाने हैं। यहाँ से अब हम डीई के लिए जो कंडीशनल पाथ्स हैं जो डीई के जो प्रीफिक्स पाथ्स हैं हम वो ड्रा करेंगे। वो सारे पाथ्स इस कंडीशनल ट्री को, ई के कंडीशनल ट्री को देखते हुए हम वो सारे पाथ्स निकालेंगे जिनमें डी आ रहा है इस एफपी ट्री के। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब हमने कंडीशनल ट्री बनाया था ई का, तो अब जो ई के जितने भी सब सीक्वेंसेस हैं वो ई के कंडीशनल ट्री को देखते हुए हम बनाएंगे। जो अगली जो सारी नेक्स्ट प्रोसेसिंग सारी होगी वो इस ट्री को देखते हुए होगी। सबसे पहले है हमारे पास नल से हमारे पास आ रहा है A2, वो पार्ट्स जिनके अंदर D आ रहा है। फिर है हमारे पास C1 एंड देन हमारे पास है D1। यहाँ से इस पाथ में भी हमारे पास D1 आ रहा है, ये पॉइंटर के थ्रू ये कनेक्ट हो गया। इस वाले पाथ में D नहीं आ रहा तो हमने नहीं लिखा हुआ। अब एल्गो क्या करेगा, सबसे पहले वो देखेगा D को कि क्या D फ्रीक्वेंट है। हम प्रीफिक्स पाथ देख रहे हैं ना DE का। अब देखिए हमारे पास यहाँ D1 है, यहाँ D1 है, तो जो हमारे पास सपोर्ट ऑफ D है वो है हमारे पास 2, विच इज इक्वल्स टू 2, जो कि हमारी मिनिमम थ्रेशोल्ड, जो कि हमारी मिनिमम सपोर्ट है, जो थ्रेशोल्ड है हमारा, तो ये हमारे थ्रेशोल्ड को मीट कर रहा है। इसका मतलब है कि D ये फ्रीक्वेंट है। तो एल्गो क्या करेगा, यहीं से DE को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि अंडरस्टूड है कि इसके आगे E के नोड्स हैं, आगे E है। तो एल्गो यहीं से D एंड E को एक्सट्रैक्ट करेगा और बोलेगा कि ये फ्रीक्वेंट पैटर्न है, DE एक्सट्रैक्ट हो गया। जब यहां से एक्सट्रैक्ट हो गया अब कंडीशनल ट्री बनेगा DE का। नल है,
फिर है हमारे पास A2, A2 है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, सॉरी, ये देखिए हमारे पास सी जब यहाँ से हमने काउंट किया था ना, जब सपोर्ट काउंट हो रही थी, डी की हमने सपोर्ट काउंट की तो डी फ्रीक्वेंट था, तो डी ई हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया। सी की सपोर्ट देखें 1 है, सी की सपोर्ट हमारे मिनिमम थ्रेशोल्ड को मीट नहीं कर रही, इसलिए हम सी को यहाँ से निकाल देंगे, मतलब सी को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि सी इनफ्रीक्वेंट हो गया, तो सी इधर से निकल जाएगा। तो जब सी निकला तो फिर हमारे पास पीछे ऐसे ही जो कंडीशनल ट्री बनेगा डी ई के लिए वो सिर्फ ऐसे होगा, सिंपल। अब देखें ए की सपोर्ट 2 है, ए फ्रीक्वेंट है, तो यहाँ से अब जो एल्गो है वो ए डी ई, इससे आगे अंडरस्टूड है डी है, उससे आगे अंडरस्टूड है कि ई है, ए डी ई यहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा ए डी ई, और एल्गो उसको यहाँ पे डाल देगा फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स के अंदर। सी इनफ्रीक्वेंट था, सी की सपोर्ट देखें हमारे पास 1 थी, 1 इज लेस देन 2, इस वजह से ये इनफ्रीक्वेंट था तो हमने इसको निकाल दिया। अब हम चलते हैं, अब देखें एल्गो ने डीई को प्रोसेस कर लिया, डीई की प्रोसेसिंग हो गई है। अब एल्गो देखेगा सीई को, अगेन जो हमारे पास कंडीशनल ट्री है ई का, हमने उसको देखते हुए सारे सब सीक्वेंसेस के लिए जो हम ट्रीज बनाएंगे, जो प्रीफिक्स पाथ्स देखेंगे वो इस ट्री को देखते हुए होंगे। अब किन किन पाथ्स के अंदर, इस ट्री में किन किन पाथ्स के अंदर सी आ रहा है, नल से शुरू होंगे, हमारे पास सी इस वाले पाथ में आ रहे हैं, देखें A2 है हमारे पास, फिर है हमारे पास C1, और फिर है हमारे पास ये वाला C1, नल से C1, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ आकर अगेन एल्गो क्या करेगा, सी को देखेगा। अब देखें ए फ्रीक्वेंट है, ए की सपोर्ट 2 है, सी को देखेगा, सी की सपोर्ट भी, सपोर्ट ऑफ सी हमारे पास 2 है, जो कि हमारी मिनिमम थ्रेशोल्ड को पूरा कर रही है, इसका मतलब है कि सी फ्रीक्वेंट है। तो एल्गो यहीं से क्या करेगा, पीछे तो और कुछ बचा ही नहीं है, तो एल्गो यहीं से सीई को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। हमें पता है कि इसके आगे ई है, क्योंकि हमने ये प्रीफिक्स पाथ देख रहे हैं तो इसका सफिक्स आगे ई है, तो यहीं से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि सीई भी, एल्गो ने ये देखा कि सीई फ्रीक्वेंट आइटम, कंडीशनल बनाने की जरूरत ही नहीं है, पीछे और आइटम कोई नहीं है। अच्छा, अब सीई भी हो गया है प्रोसेस। अब हम देखेंगे ए को, इस कंडीशनल ट्री में, ई के कंडीशनल ट्री में हमने वो पाथ्स देखने हैं जिन पाथ्स के अंदर आ रहा है ए, वो ए की पाथ है A2। ए ई के लिए जो प्रीफिक्स पाथ बनेगा सिंपल यही है, इसका कंडीशनल ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखें ए की जो सपोर्ट है वो 2 है, 2 हमारी मिनिमम थ्रेशोल्ड को पूरा कर रही है, इस वजह से ए भी हमारे पास फ्रीक्वेंट है, तो यहीं से जो हमारा एल्गो है वो यहीं से ए ई को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और वो फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स में डाल देगा, मतलब कि ए ई भी फ्रीक्वेंट है ऐसे। तो एंड पर जो हमारे पास फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स जनरेट होकर आएंगे ई के अगेंस्ट, देखें सफिक्स हमारे पास ई है, ई सफिक्स के अगेंस्ट हमारे पास जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट जनरेट हुए हैं वो ये हैं, ई है, डी ई, ए डी ई, सी ई, ए ई, तो ये है हमारे पास फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स ई के अगेंस्ट। अब एल्गो क्या करेगा, ए ई भी प्रोसेस हो गया, सारे सब सीक्वेंसेस प्रोसेस हो गए हैं, सारी सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं। अब एल्गो ये थे ना हमारे पास जो आइटम्स ए बी सी डी ई प्रोसेस हो गए, बॉटम अप में जाना है, ई प्रोसेस हो गया, अब एल्गो करेगा डी को प्रोसेस। जब डी प्रोसेस होगा तो सबसे पहले डी के, मैं थोड़ा सा ना आपको स्टेप्स बता रहा हूँ दोबारा से ताकि आपको माइंड में बैठ जाए। डी प्रोसेस करने के लिए एल्गो क्या करेगा, सबसे पहले इसी तरह से ना प्रीफिक्स पाथ बनाएगा डी के। जब प्रीफिक्स पाथ बनेंगे तो फिर देखेगा कि क्या डी फ्रीक्वेंट आइटम है, इज डी फ्रीक्वेंट आइटम। लेट्स से अगर डी फ्रीक्वेंट आइटम हुआ तो एल्गो डी को एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ सफिक्स होगा डी, डी के अगेंस्ट यहाँ ऐसे डी लिख देगा। जब डी फाइंड हो जाएगा, जब डी कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास ये फ्रीक्वेंट आइटम है, तो फिर एल्गो जो डी के जो सब सीक्वेंसेस हैं उनको देखेगा। क्या मतलब, सी डी, बी डी, ए डी, ई डी, सी डी, बी डी, ए डी, ई डी। अब बारी बारी ये जो सब सीक्वेंसेस हैं, एल्गो इन सब को बारी बारी प्रोसेस करेगा। अब इन सब की प्रोसेसिंग होगी कंडीशनल ट्री ऑफ डी के कंडीशनल ट्री को देखते हुए हम इन सब को बारी बारी प्रोसेस करेंगे, जिस तरह से हमने ई के लिए प्रोसेस किया है।
तो जब सी डी प्रोसेस हो जाएगा फिर बी डी प्रोसेस हो जाएगा, और यहाँ भी आप देखेंगे कि बहुत से जो पहले फ्रीक्वेंट होंगे वो बाद में इनफ्रीक्वेंट हो जाएंगे, हम उनको निकाल देंगे। इस तरीके से जब डी प्रोसेस हो जाएगा, तो फिर एल्गो सी पे जाएगा, फिर सी के सब सीक्वेंसेस को देखेगा, फिर वो जब सारे प्रोसेस हो जाएंगे फिर बी फिर ए, इस तरह से ये सारा जो एल्गो है ये हमारे पास चलता है। अच्छा, ये एल्गो एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम का जो पार्ट 2 है, फ्रीक्वेंट पैटर्न्स जनरेट करने का जो एल्गोरिदम है, वो यहाँ पर आज की इस वीडियो में एंड हो जाता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल एल्गोरिदम है, थोड़ा सा लेंथी है। आपने देखा कि मैंने भी आपको सिर्फ ई के जो फ्रीक्वेंट पैटर्न्स हैं वो जनरेट करके दिखाए हैं, सारे जनरेट नहीं किए। अगर मैं सारे जनरेट करने बैठ जाऊँ तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, और थोड़े से इसमें टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स, टेक्निकल चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा थी, टेक्निकल जार्गन्स कुछ थोड़े से ज़्यादा थे, तो मैंने उनको भी साथ साथ एक्सप्लेन किया है। अच्छा, एंड पे मैं आपको थोड़ा सा मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। आज हमने एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम के पार्ट 2 को देखा, जिसमें हम एफपी ट्री से आगे जो फ्रीक्वेंट पैटर्न्स हैं उनको हम जनरेट करते हैं। तो हमने सबसे पहले बात की कि हेडर टेबल क्या होता है। हेडर टेबल में मैंने आपको बताया कि जो उसका फर्स्ट कॉलम होता है उसमें हमने आइटम्स रखे हुए होते हैं, और एंड जो उसका जो सेकंड कॉलम होता है, सेकंड कॉलम में हमने हेड्स रखे हुए होते हैं। वो हेड्स क्या कर रहे होते हैं, वो पॉइंट कर रहे होते हैं स्टार्टिंग नोड्स को, एफपी ट्री के जो स्टार्टिंग नोड्स होते हैं उनको पॉइंट कर रहे होते हैं। ये सिंपल आप यूँ समझ लें कि जो स्टार्टिंग नोड्स हैं उनके एड्रेसेस हमने हेडर टेबल में मेंटेन किए हुए होते हैं। अब ये सारी एग्जांपल सॉल्व करने के बाद इसकी जो वर्किंग है एफपी ग्रोथ के पार्ट 2 की, ये सारी वर्किंग देखने के बाद अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम क्यों पॉइंटर्स यूज़ कर रहे होते हैं। वो सारे हम एफपी ट्री में वो कनेक्शंस हमने डॉटेड लाइंस के साथ, ये कनेक्शंस क्यों हुए हुए होते हैं। ये कनेक्शंस, इन कनेक्शंस ही की वजह से, इन पॉइंटर्स की वजह से हमारे लिए ये प्रीफिक्स पाथ्स एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है। तो हम बड़ी आसानी से, जो हमारा जब एफपी ट्री बनता है, एफपी ट्री के अंदर जो पॉइंटर्स होते हैं उन पॉइंटर्स की मदद से हम बड़ी आसानी से ये प्रीफिक्स पाथ्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है पॉइंटर्स की। ये वैसे ही हम कनेक्शंस नहीं बना रहे होते, वैसे ही नोड कनेक्ट नहीं हुए होते, ये इनका यूज़ केस है, इसलिए ये ज़रूरी है। तो फिर हेडर टेबल को देखा, फिर हमने नोड लिंक प्रॉपर्टी देखी। नोड लिंक प्रॉपर्टी को फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो क्या होती है। अगर किसी सर्टन आपने आइटम के फ्रीक्वेंट पैटर्न्स जनरेट करने हैं तो वो सारे पाथ्स एफपी ट्री के अंदर जिनमें वो आइटम अपीयर हो रहा है, हम उन तमाम पाथ्स को ट्रेवर्स करते हैं। फिर हमने ई के अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंट पैटर्न्स थे वो माइन किए। सबसे पहले हमने प्रीफिक्स पाथ्स देखे ई के, कि ई के जो प्रीफिक्स पाथ्स थे वो हमने एफपी ट्री से निकाले। फिर मैंने ये आपको बताया कि प्रीफिक्स पाथ्स को कंडीशनल पैटर्न बेस भी कहते हैं। फिर हमने कंडीशनल पैटर्न बेस से आगे कंडीशनल ट्रीज बनाए। फिर हमने जो ई के जो जितने भी सब सीक्वेंसेस थे, ए ई सी ई डी ई, उन सब के अगेंस्ट जो है कंडीशनल ट्रीज बनाए, और उन सब को प्रोसेस करके हमने एंड पे ई के जितने भी फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स थे वो हमने जनरेट किए। तो आज की इस वीडियो में एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम का पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। एफपी ग्रोथ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, मैंने वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अपनी इन 2 वीडियोस में मैंने उनको कवर कर दिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हों तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपकी कोई सजेशंस हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए एल्गोरिदम के साथ।